क्या आपने कभी महसूस किया है, आप सब कुछ पा लेना चाहते हैं पर अंदर से खाली हैं? आप दौड़ रहे हैं पर कहीं पहुंचने का एहसास नहीं। आपके पास है सब कुछ, नौकरी, पैसा, लोग, फिर भी आपको लगता है कुछ छूट रहा है। कोई आवाज आपसे कुछ कहना चाहती है पर आप सुन नहीं पाते। दोस्तों, उस आवाज का नाम है कोकोरो। और ये किताब आपको सिखाएगी उस आवाज को सुनना, उस रास्ते पर चलना और उस शांति को पाना जो कोई भी भारी चीज नहीं दे सकती। हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका दिल से स्वागत है। ये चैनल उन सब के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते बल्कि महसूस करना चाहते हैं, जो सिर्फ सीखना नहीं चाहते बल्कि बदलना चाहते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सीधे आपके दिल से बात करेगी, जो आपको आपसे मिलवाएगी, उस आवाज से मिलवाएगी जो कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, हमने इसी चैनल पर बात की थी बेथ केम्पटन की अद्भुत किताब वाबी साबी के बारे में, जिसने हमें सिखाया कि अपूर्णता में सुंदरता है, बिखराव में रचनात्मकता है। और आज हम बात करेंगे उन्हीं बेथ केम्पटन की एक और जादुई किताब की, कोकोरो। कोकोरो एक जापानी शब्द है और ये शब्द ही अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसका कोई एक मतलब नहीं है। कोकोरो है बिल, कोकोरो है दिमाग, कोकोरो है आत्मा, कोकोरो है वो गहरा केंद्र जहां ये सब मिलते हैं। जापानी भाषा में अगर आप कहते हैं मेरा कोकोरो दुखी है, तो इसका मतलब सिर्फ दिल दुखी नहीं बल्कि आपका पूरा अस्तित्व दुखी है। और अगर आप कहते हैं मेरा कोकोरो शांत है, तो इसका मतलब आप पूरी तरह से शांत हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। तो अगर आप अपने आप को खोज रहे हैं, अपनी असली पहचान को खोज रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है, ये यात्रा आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक गहरी यात्रा है 19 अध्यायों की। हर अध्याय में आप अपने कोकोरो के एक कदम करीब जाएंगे। तो घंटी दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं कोकोरो की यात्रा। बुक इंट्रोडक्शन। आज की हमारी किताब है कोकोरो। लेखिका हैं बेथ केम्पटन, वही बेथ केम्पटन जिन्होंने दुनिया को वाबी साबी से परिचित कराया, जिन्होंने हमें सिखाया कि टूटे बर्तन को सोने से जोड़ना कला है और टूटा हुआ दिल भी। पर बेथ केम्पटन सिर्फ लेखिका नहीं है, वो जापान की गहरी समझ रखने वाली एक यात्री हैं, एक साधक हैं। उन्होंने जापानी भाषा सीखी, जापानी संस्कृति को जिया और उस अनुभव से लिखी 2 किताबें, पहली वाबी साबी, दूसरी कोकोरो। कोकोरो को बेथ केम्पटन ने एक खत के रूप में लिखा है, एक ऐसा खत आपके लिए जिसमें वो अपने जापानी अनुभवों, अपनी गलतियों, अपनी सीखों को साझा करती हैं। और वो आपसे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक कोकोरो है, उसे सुनो, उस पर भरोसा करो, वो तुम्हें कभी गलत रास्ते नहीं ले जाएगा। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे उस आंतरिक आवाज को पहचानें जो हमेशा से थी पर हमने उसे दबा दिया, कैसे उस सहज ज्ञान को जगाएं जो हर सवाल का जवाब जानता है, और कैसे उस शांति को पाएं जो बाहरी सफलता पर निर्भर नहीं। तो दोस्तों, चलिए अपने कोकोरो को बुलाते हैं और उसकी आवाज सुनना शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोकोरो क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जापान की एक सुबह से। बेथ केम्पटन लिखती हैं, वो एक छोटे से जापानी गांव में थीं। सुबह की ओस गिर रही थी। वो एक पुराने मंदिर के बगीचे में बैठी थीं और उन्होंने एक बूढ़े भिक्षु को देखा। वो एक पत्थर के पास बैठा था और बस देख रहा था पत्थर को घंटों तक। बेथ हैरान थीं। उन्होंने सोचा, ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, बस बैठा है। बाद में उन्होंने उस भिक्षु से पूछा, आप उस पत्थर को इतनी देर क्यों देख रहे थे? भिक्षु मुस्कुराया। उसने कहा, मैं उस पत्थर को नहीं देख रहा था, मैं उसके जरिए अपने कोकोरो को देख रहा था। बेथ को समझ नहीं आया। भिक्षु ने समझाया, हर चीज में कोकोरो होता है, पत्थर में, पेड़ में, नदी में, आकाश में। और जब तुम अपने कोकोरो को खोलते हो तो तुम सबके कोकोरो से जुड़ सकते हो। यही है कोकोरो, एक शब्द पर एक पूरा ब्रह्मांड। दोस्तों, आपने अंग्रेजी का शब्द हार्ट सुना है, पर हार्ट सिर्फ भावनाओं को कहता है। आपने माइंड सुना है, पर माइंड सिर्फ विचारों को कहता है। हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है। हम कहते हैं मेरा दिल कहता है कुछ, दिमाग कहता है कुछ और, फिर हम उलझ जाते हैं। लेकिन जापानी भाषा में ऐसा नहीं है। जापानी में कोकोरो एक साथ कहता है, दिल, दिमाग, आत्मा, भावना। चैप्टर 1, कोकोरो क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जापान की एक सुबह से। बेथ केम्पटन लिखती हैं, वो एक छोटे से जापानी गांव में थीं। सुबह की ओस गिर रही थी। वो एक पुराने मंदिर के बगीचे में बैठी थीं और उन्होंने एक बूढ़े भिक्षु को देखा। वो एक पत्थर के पास बैठा था
और बस देख रहा था पत्थर को घंटों तक। बेथ हैरान थी। उन्होंने सोचा, ये क्या कर रहा है? ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, बस बैठा है। बाद में उन्होंने उस भिक्षु से पूछा, आप उस पत्थर को इतनी देर क्यों देख रहे थे? भिक्षु मुस्कुराया। उसने कहा, मैं उस पत्थर को नहीं देख रहा था, मैं उसके जरिए अपने कोकोरों को देख रहा था। बेथ को समझ नहीं आया। भिक्षु ने समझाया, हर चीज में कोकोरो होता है, पत्थर में, पेड़ में, नदी में, आकाश में। और जब तुम अपने कोकोरों को खोलते हो तो तुम सबके कोकोरों से जुड़ सकते हो। यही है कोकोरो, एक शब्द पर एक पूरा ब्रह्मांड। दोस्तों, आपने अंग्रेजी का शब्द हार्ट सुना है, पर हार्ट सिर्फ भावनाओं को कहता है। आपने माइंड सुना है, पर माइंड सिर्फ विचारों को कहता है। हमने इन्हें अलग अलग कर दिया है। हम कहते हैं मेरा दिल कहता है कुछ, दिमाग कहता है कुछ और, फिर हम उलझ जाते हैं। लेकिन जापानी भाषा में ऐसा नहीं है। जापानी में कोकोरो एक साथ कहता है दिल, दिमाग, आत्मा, भावना, विचार, इरादा, स्मृति, समझ, सब कुछ। ये सब एक है, अलग नहीं। और जब सब एक हो जाता है तब कोई उलझन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक गहरी शांति। बेथ केम्पटन लिखती हैं, कोकोरो समझना उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। ये कोई रहस्यमय चीज नहीं है, ये बहुत सरल है, पर हमने इसे उलझा दिया है। कोकोरो है वो गहरा स्थान तुम्हारे अंदर जहां तुम बिना सोचे जानते हो, जहां तुम बिना विश्लेषण किए समझते हो, जहां तुम बिना तर्क के महसूस करते हो। वो आवाज जो तब आती है जब तुम चुप हो जाते हो। कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तुम किसी सवाल पर घंटों सोचते रहे, क्या करूं, क्या न करूं। दिमाग ने 1000 तर्क दिए, 100 संभावनाएं, पर जब तुम रुके, चुप हुए और अंदर देखा तो एक साफ आवाज आई। वो बिना शब्दों के बोलती है, बस एक एहसास है, ये सही है, ये गलत है, ये जाना है, ये रुकना है। यही है कोकोरो। बेथ केम्पटन इसे एक उदाहरण से समझाती हैं। मान लो तुम किसी चौराहे पर खड़े हो, 4 रास्ते। तुम नक्शा देखते हो, जीपीएस देखते हो, दोस्तों से पूछते हो, पर तभी तुम्हारा कोकोरो कहता है ये रास्ता। तुम वहां चले जाते हो। बाद में तुम्हें पता चलता है दूसरे रास्तों में जाम था या बारिश थी या कुछ और। तुम नहीं जानते थे, पर तुम्हारा कोकोरो जानता था। अब ये मत सोचना कि कोकोरो कोई जादू है, कोई चमत्कार नहीं है। कोकोरो है तुम्हारे सारे अनुभवों, सारी सीखों, सारी भावनाओं का वो गहरा भंडार जो तुम्हारी चेतना के नीचे दबा है। जब दिमाग शोर करता है तो वो सुनाई नहीं देता, पर जब दिमाग शांत होता है तो वो साफ बोलता है। बेथ केम्पटन अपनी किताब में बताती हैं, जापानी संस्कृति में कोकोरो को बहुत महत्व दिया जाता है। एक जापानी कहावत है, कोकोरो गा ताइसेत्सु। कोकोरो सबसे कीमती है, पैसा नहीं, सफलता नहीं, नाम नहीं, कोकोरो। जब तुम किसी जापानी से मिलते हो तो वो पूछता है, ओ गेंकी देसु का? क्या तुम्हारा कोकोरो ठीक है? वो नहीं पूछता कि तुम्हारी नौकरी कैसी है, तुम्हारी सेहत कैसी है। वो पूछता है तुम्हारा कोकोरो, क्योंकि अगर कोकोरो ठीक है तो बाकी सब ठीक है। अगर कोकोरो बीमार है तो दुनिया की कोई सफलता ठीक नहीं कर सकती। ये बात आज के समय में कितनी सच है। हम सबके पास है बढ़िया नौकरियां, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां, बढ़िया फोन, पर कोकोरो? कितनों का कोकोरो शांत है, कितनों का कोकोरो खुश है, कितनों का कोकोरो भरा हुआ है। हम बाहर की दुनिया को इतना सवार लेते हैं, पर अंदर वहां सन्नाटा है, खालीपन है। बेथ केम्पटन कहती हैं, असली यात्रा बाहर नहीं, अंदर है। और उस यात्रा का पहला कदम है ये स्वीकार करना कि तुम्हारा कोकोरो है और वो तुमसे बात करना चाहता है। पहले अध्याय में बेथ केम्पटन 3 बहुत जरूरी बातें बताती हैं, 3 ऐसी सच्चाइयां जो तुम्हारे कोकोरो को समझने में मदद करेंगी। पहली सच्चाई, तुम्हारा कोकोरो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम उसे भूल सकते हो, तुम उसे दबा सकते हो, तुम उसे सुनने से मना कर सकते हो, पर वो कभी नहीं जाता। वो हमेशा है, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हर फैसले में। तुम बस उसे याद करो, बस उसे बुलाओ, वो आ जाएगा। दूसरी सच्चाई, तुम्हारा कोकोरो कभी झूठ नहीं बोलता। दिमाग झूठ बोल सकता है, दुनिया झूठ बोल सकती है, लोग झूठ बोल सकते हैं, पर कोकोरो नहीं। वो तो सिर्फ सच बोलता है, और वही सच तुम्हें आजाद करता है, पर उसे सुनने की हिम्मत चाहिए। तीसरी सच्चाई, तुम्हारे कोकोरो को शांति चाहिए। वो शोर में नहीं रह सकता। जब तुम उसे नोटिफिकेशन के ढेर, विचारों के तूफान और चिंताओं के जाल से घेर देते हो तो वो दम तोड़ देता है, वो चुप हो जाता है, पर वो मरता नहीं, बस इंतजार करता है तब तक जब तक तुम शांत ना हो जाओ। और जब तुम शांत होते हो तो वो फिर बोलता है। बेथ केम्पटन लिखती हैं, कोकोरो तुम्हारा असली घर है। तुम जहां भी जाओ, जो भी करो, यही तुम्हारी जड़ है।
यहीं तुम पूरे होते हो। एक कहानी है उनकी किताब में। एक युवक था, बहुत तेज, बहुत महत्वाकांक्षी। उसने मोटी कमाई की, बड़ी कंपनी बनाई, नाम कमाया, पर एक दिन वो अचानक टूट गया। डिप्रेशन। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने बॉस के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया, डॉक्टरों के पास गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब उसकी दादी ने उसे एक जापानी भिक्षु के पास भेजा। भिक्षु ने उससे कहा, बैठो, कुछ मत करो, बस बैठो। वो बैठा। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। उसे नींद आने लगी, पर भिक्षु ने कहा, जागो, बैठो। 3 दिन बाद उसके अंदर कुछ टूटा। वो रोने लगा, रोता रहा घंटों, और फिर अचानक रुक गया। उसने महसूस किया जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कोई आवाज आई हो। वो आवाज शब्दों में नहीं थी, बस एक एहसास थी, अब तुम सही हो, अब तुम घर आ गए हो। उसका कोकोरो जाग गया था। उसने सुना था पहली बार, और उस दिन से वो नहीं रुका। उसने कंपनी छोड़ी, शहर छोड़ा, एक छोटे से गांव में चला गया। वहां उसने एक छोटा सा स्कूल खोला बच्चों को पढ़ाने के लिए। नाम था कोकोरो स्कूल। आज वो खुश है। सादा जीवन, गहरा जीवन, कोकोरो से जुड़ा जीवन। ये कहानी सच है, ये कोई फिल्म नहीं है। बेथ कैम्पटन ने खुद उस आदमी से मुलाकात की थी। तो दोस्तों, कोकोरो कोई दूर की चीज नहीं है, कोई जापानी रहस्य नहीं है। ये तुम्हारे अंदर बैठा है, अभी, इसी समय। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तब तक जब तक तुम उसे पुकारो, जब तक तुम उसकी आवाज सुनने को तैयार हो। इस अध्याय के अंत में बेथ कैम्पटन एक छोटा सा अभ्यास बताती हैं। कहती हैं, आज रात सोने से पहले 5 मिनट बैठो, बिना फोन के, बिना किताब के, बिना टीवी के, बस बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर पूछो, कोकोरो, तुम कैसे हो? फिर सुनो। कोई जवाब शब्दों में नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आएगी, पर एक एहसास आएगा, एक शांति आएगी, एक जुड़ाव आएगा। वही है कोकोरो। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपने कोकोरो को सुनना, अपने कोकोरो से प्यार करना, अपने कोकोरो के साथ जीना। अगले अध्याय में हम जानेंगे उस आवाज को कैसे पहचाने जो बिना बोले बोलती है, वो खामोश आवाज जो सबसे तेज होती है। तैयार रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपको आपसे मिलाएगी। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने समझा कोकोरो क्या है। वो गहरा केंद्र जहां दिल, दिमाग और आत्मा मिलते हैं। पर अब सवाल है कि अगर कोकोरो हमेशा हमारे साथ है तो हम उसे सुनते क्यों नहीं? यह आवाज क्यों हम तक नहीं पहुंचती? बेथ कैम्पटन का जवाब है, क्योंकि ये आवाज खामोश है। ये चिल्लाती नहीं, ये दबाव नहीं डालती, ये धक्का नहीं मारती, ये बस फुसफुसाती है। और हम इतने शोर में जी रहे हैं कि वो फुसफुसाहट सुनाई ही नहीं देती। जरा सोचिए, सुबह उठते ही पहला काम फोन, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, फिर दिन भर मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स, शाम को टीवी, रील्स, वीडियोस, रात को सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और स्क्रॉलिंग। कब है वो 5 मिनट जब हम चुप हैं? कब है वो पल जब हम बस बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे? बेथ कैम्पटन कहती हैं, हम खामोशी से डरते हैं, खालीपन से डरते हैं, इसलिए हम हर खाली पल को शोर से भर देते हैं और कोकोरो चुप हो जाता है। पहले अध्याय में हमने सीखा कोकोरो को सुनने का पहला कदम है खामोश होना। पर यह खामोशी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारा दिमाग और तेज हो जाता है। 1000 विचार आते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, कल की मीटिंग, परसों का प्रेजेंटेशन। ये दिमाग की आवाज है, ये कोकोरो नहीं है। कोकोरो उसके नीचे है, कहीं गहरे। बेथ कैम्पटन एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, एक झील की कल्पना करो। जब पानी में लहरें होती हैं तो तुम उसकी गहराई नहीं देख सकते, तुम सिर्फ सतह देखते हो। पर जब पानी शांत होता है तो तुम साफ देख सकते हो नीचे क्या है, पत्थर, मछलियां, पौधे। दिमाग हो ही झील है, विचार लहरें हैं। जब तक लहरें हैं तब तक कोकोरो दिखता नहीं। जब लहरें शांत होती हैं तो कोकोरो साफ दिखने लगता है। पर लहरों को रोकना नहीं है, लहरें आएंगी, जाएंगी, तुम बस उनसे उठना नहीं, बस देखना, आ रही है, जा रही है, और धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगी। तब तुम सुनोगे वो आवाज। बेथ कैम्पटन इस अध्याय में 3 तरीके बताती हैं अपने कोकोरो की खामोश आवाज सुनने के। पहला तरीका, सुबह की खामोशी। अपने दिन की शुरुआत बिना फोन के करो। पहले 10-15 मिनट सिर्फ अपने लिए। चाय बनाओ, खिड़की खोलो, बाहर देखो, कुछ मत सोचो, बस देखो, सुनो, महसूस करो। ये 15 मिनट तुम्हारे पूरे दिन का टोन सेट करेंगे। इसी खामोशी में कोकोरो बोलेगा। दूसरा तरीका, प्रकृति में चलना। जंगल में,
पहाड़ पर, नदी के किनारे, बिना हेडफोन के, बिना लिस्ट के, बस चलो। पत्तों की सरसराहट सुनो, पानी की आवाज सुनो, हवा को महसूस करो। प्रकृति में कोई शोर नहीं, सिर्फ आवाजें, और उन आवाजों के बीच तुम्हारी अपनी आवाज भी आएगी। बेथ केम्पटन लिखती हैं, जापान में इसे शिनरिनियोको कहते हैं, फॉरेस्ट बेदिंग। ये कोई एक्सरसाइज नहीं, ये ध्यान है। तीसरा तरीका, बैठना, बस बैठना, कुर्सी पर, जमीन पर, कहीं भी, आंखें बंद, 5 मिनट। विचार आएंगे, जाने दो। भावनाएं आएंगी, जाने दो। शरीर में खुजली होगी, मत खुजाओ, बस बैठो। बेथ केम्पटन कहती हैं, शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा। तुम्हारा मन कहेगा ये बेकार है, उठो, कुछ करो, पर मत उठना, रुको। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा तुम दौड़ रहे थे, तुम्हें रुकना जरूरी था, और उसी रुकने में तुम कोकोरो सुनोगे। इन तरीकों को आजमाने से पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी, कोकोरो की आवाज हमेशा शब्दों में नहीं आती। कभी ये आती है एक एहसास के रूप में, एक अचानक सूझे हुए आइडिया के रूप में, एक अजीब सी शांति के रूप में, कभी किसी बात पर यकीन के रूप में कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पता है ये सही है। बेथ केम्पटन कहती हैं, इसी को इंट्यूशन कहते हैं। पर इंट्यूशन कोई जादू नहीं, ये तुम्हारा कोकोरो है जो उन अनुभवों से बात कर रहा है जो तुम भूल चुके हो। कोई बचपन की बात, कोई पुरानी सीख, कोई देखी हुई फिल्म, कोई पढ़ी हुई किताब, सब तुम्हारे कोकोरो में दर्ज है। और जब तुम उसे शांति देते हो तो वो जानकारी एक साथ आकर तुम्हें जवाब देती है। बेथ केम्पटन खुद का उदाहरण देती हैं। वो एक बार एक बहुत बड़ा फैसला ले रही थी, एक नौकरी छोड़नी थी या नहीं। सब कह रहे थे मत छोड़ो, पैसा अच्छा है, पर उनका कोकोरो कह रहा था छोड़ो। वो परेशान थी। फिर वो जापान चली गई। एक सुबह वो मंदिर के बगीचे में बैठी, सन्नाटा। फिर उन्होंने एक पत्ता गिरते देखा। वो पत्ता हवा में थोड़ा घूमा, फिर जमीन पर आ गिरा। बेथ को लगा वो पत्ता उन्हें कुछ कह रहा है। वो पत्ता गिरते हुए भी सुंदर था। उसने संघर्ष नहीं किया, बस गिरा। उस दिन बेथ ने नौकरी छोड़ दी। आज वो लेखिका है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है, क्योंकि उसने एक पत्ते की खामोश आवाज सुनी। हास्यास्पद लगता है शायद, पर सच है। जापानी भाषा में एक शब्द है हारा, पेट का वो केंद्र जहां शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा मिलती है। कोकोरो अक्सर हारा में महसूस होता है, एक गहरा नीचे का एहसास। जब तुम किसी फैसले पर हो तो देखो ये एहसास कहाँ है। अगर तुम्हारे सीने में भारीपन है तो शायद कोकोरो मना कर रहा है। अगर तुम्हारे पेट में हल्कापन है तो शायद कोकोरो हाँ कर रहा है। ये बहुत साधारण है, पर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो देर से बताता है। कभी कभी कोकोरो फौरन जवाब नहीं देता। तुम सुबह पूछोगे, शाम को जवाब आएगा, कभी कल। इसलिए धैर्य चाहिए। दोस्तों, हम उस आवाज से डरते हैं क्योंकि अगर वो सही है तो हमें अपनी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, और बदलाव डराता है, इसलिए हम उसे दबा देते हैं। हम कहते हैं ये तो बस भावना है, कोई ठोस बात नहीं। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, सबसे ठोस बात वही है जो सच है, और कोकोरो से बड़ा सच कुछ नहीं। तो आज से उस खामोश आवाज को सुनो, चिल्लाने वाली नहीं, फुसफुसाने वाली, पर सच्ची। रात को सोने से पहले एक काम करो, अपने दिन में एक पल ढूंढो जब तुम चुप थे। अगर नहीं मिलता तो कल से शुरू करो, 5 मिनट, और देखो क्या सुनाई देता है। यकीन मानो वो कुछ तो कहेगा ही। चैप्टर 3, जापानी हृदय की समझ। दोस्तों, कोकोरो को समझना है तो जापान को समझना होगा, क्योंकि कोकोरो सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरी संस्कृति है, एक जीवन दृष्टि है। और इस दृष्टि को जन्म दिया है जापानी इतिहास, जापानी धर्म, जापानी कला, जापानी संघर्ष ने। बेथ केम्पटन इस अध्याय में हमें जापान की यात्रा पर ले जाती हैं, न टोक्यो की चकाचौंध में, न ओसाका के व्यापार में, बल्कि एक पुराने मंदिर में, एक ज़ेन बगीचे में, एक चाय के कप में। पहली बात, शिंटो और कोकोरो। शिंटो जापान का सबसे पुराना धर्म है। ये कहता है हर चीज में एक आत्मा होती है, पत्थर में, पेड़ में, नदी में, पहाड़ में, हर चीज का अपना कोकोरो होता है। इसलिए जापानी प्रकृति से लड़ते नहीं, उसका सम्मान करते हैं, उससे जुड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है जैसे तुम्हारा कोकोरो है वैसे ही उस पेड़ का भी कोकोरो है। बेथ केम्पटन कहती हैं, शिंटो ने जापानी को यह सिखाया सब जुड़ा है, अकेलेपन का भ्रम छोड़ो, कोकोरो तुम्हें सबसे जोड़ता है। दूसरी बात, ज़ेन बौद्ध धर्म और कोकोरो। ज़ेन ने जापानी को सिखाया चुप रहना, ध्यान लगाना, खाली होना। ज़ेन कहता है हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है, बाहर मत ढूंढो, किताबों में मत ढूंढो, गुरुओं में मत ढूंढो, अंदर देखो। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाओगे तो सच्चाई खुद आएगी। यही ज़ेन का सार है,
और यही कोकोरो का रास्ता है। बेथ कैम्पटन लिखती हैं, जापानी संस्कृति में खामोशी को अपमान नहीं, सम्मान समझा जाता है। जब कोई चुप है तो वो सोच रहा है, वो सुन रहा है, वो समझ रहा है। हमारी संस्कृति में चुप्पी को अक्सर बुरा माना जाता है, बोलो क्यों चुप हो, पर जापान में चुप्पी संवाद का हिस्सा है। वो बता रही है, मैं तुम्हें पूरा वक्त दे रहा हूं, तुम बोलो, और जब तुम रुकोगे तो मैं बोलूंगा। तीसरी बात, ज़ेन जापानी कला और कोकोरो। चाय समारोह, कैलीग्राफी, बोनसाई, हाइकू, हर कला का उद्देश्य एक ही है, कोकोरो को जगाना। चाय समारोह देखो, सब धीरे धीरे होता है, हर क्रिया ध्यान से, बर्तन चुनना, पानी गर्म करना, चाय पत्ती मापना, घूंट लेना, सब कुछ इतनी सचेतता से। इसलिए नहीं कि चाय जरूरी है, इसलिए कि इन क्रियाओं के जरिए तुम अपने कोकोरो को शांति दे रहे हो, और जब कोकोरो शांत होता है तो वो खुलता है। बेथ कैम्पटन एक सुंदर कहानी सुनाती हैं। वो क्योटो में एक चाय समारोह में गईं। उन्हें बहुत अच्छी चाय पिलाई गई। बाद में उन्होंने आचार्य से पूछा, ये चाय इतनी खास क्यों थी? उन्होंने कहा, चाय चावल की थी, साधारण थी, खास वो था मेरा इरादा। मैंने तुम्हारे कोकोरो के लिए चाय बनाई, इसलिए वो खास थी। बेथ को समझ आया, कोकोरो हर क्रिया में हो सकता है, चाय बनाने में, बर्तन धोने में, झाड़ू लगाने में। अगर तुम अपना पूरा कोकोरो लगाओ तो वो क्रिया पूजा बन जाती है। चौथी बात, जापानी संघर्ष और कोकोरो। जापान ने बहुत दुख देखे हैं, भूकंप, सुनामी, युद्ध, परमाणु बम, लाखों लोग मरे, लाखों बेघर हुए, पर जापानी टूटे नहीं, क्योंकि उनका कोकोरो मजबूत था। बेथ कैम्पटन कहती हैं, जब बाहर सब कुछ बिखर जाता है तो इंसान के पास दो ही चीजें बचती हैं, सांस और कोकोरो। सांस तुम्हें जीवित रखती है, कोकोरो तुम्हें इंसान। जापानी ने उसी कोकोरो को पकड़ा और फिर से बनाया, खंडहरों से जापान बनाया। कोकोरो सबसे बड़ी ताकत है। आज भी जापानी समाज में कोकोरो का बहुत महत्व है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, अपने कोकोरो को साफ रखो, अपने कोकोरो को बताओ तुम अकेले नहीं हो। बिजनेस में सफलता सिर्फ पैसे से नहीं, कोकोरो से भी मापी जाती है। कंपनी का कोकोरो कैसा है? रिश्तों में सबसे बड़ा गुण है ओमोयारी, दूसरे के कोकोरो को समझना, उसका ख्याल रखना। बेथ कैम्पटन कहती हैं, हमारे भारतीयों के लिए ये समझना मुश्किल नहीं है। हमारी अपनी परंपराओं में आत्मा का बहुत महत्व है। हम कहते हैं आत्मा शुद्ध है, शरीर नश्वर है। यही कोकोरो है, बस नाम अलग है। पर हम उस आत्मा को जीना भूल गए। हम शरीर को संवारते हैं, दिमाग को तेज करते हैं, पर उस आत्मा को, जो सबसे जरूरी है, उसे भुला दिया। कोकोरो हमें याद दिलाती है। दोस्तों, इस अध्याय में बेथ कैम्पटन हमसे एक सवाल पूछती हैं, तुम्हारा कोकोरो कैसा है? शांत है या उद्विग्न? खुला है या बंद? तुम उसे कब आखिरी बार देखा था? आज रात थोड़ी देर उसके साथ बैठो, उससे पूछो, तू कैसा है? जवाब जरूर आएगा, शब्दों में नहीं, एहसास में। यही जापानी हृदय की समझ है, और यही कोकोरो की शुरुआत है। चैप्टर 4, भीतर सुनना सीखो, लर्निंग टू लिसन इनवर्ड। दोस्तों, हमने अब तक समझा कोकोरो क्या है, उसकी खामोश आवाज कैसी है, और जापानी संस्कृति में उसका क्या स्थान है। पर अब सबसे जरूरी सवाल, कैसे सुने उसे? आज के इस अध्याय में बेथ कैम्पटन हमें सिखाती हैं भीतर सुनने की कला। ये आसान नहीं है, क्योंकि हम बाहर सुनने के आदी हैं। दूसरों की बातें, दुनिया की आवाजें, न्यूज़, पॉडकास्ट, गाने, बाहर का शोर हमारी आदत बन चुकी है। पर भीतर सुनना ये एक नई आदत डालने जैसा है। बेथ कैम्पटन 5 तरीके बताती है अपने कोकोरो को सुनने के। पहला, शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दो। तुम्हारा कोकोरो सीधे तुम्हारे शरीर से बात करता है। जब तुम डरे होते हो तो क्या महसूस करते हो? पेट में गांठ, सीने में भारीपन, कंधों में अकड़न। जब तुम खुश होते हो तो हल्कापन, फैलाव, ऊर्जा, ये सब कोकोरो के संकेत हैं। उन्हें नजरअंदाज मत करो, उन्हें पढ़ना सीखो। अगर कोई फैसला करते वक्त तुम्हारा शरीर सिकुड़ रहा है तो शायद वो फैसला तुम्हारे कोकोरो के खिलाफ है। दूसरा, अपने सपनों पर गौर करो। जापानी संस्कृति में सपनों को बहुत महत्व दिया जाता है। उनका मानना है सपनों में कोकोरो शरीर से मुक्त होकर दुनिया से बात करता है। अपने सपनों को लिखो, उन्हें देखो। कई बार वही सपना बार बार आता है, तब समझो कोकोरो तुमसे कुछ कहना चाहता है। तीसरा, अचानक आए विचारों का सम्मान करो। कभी नहाते हुए, कभी गाड़ी चलाते हुए, कभी सोने से पहले अचानक एक विचार आता है, एक तस्वीर, एक आइडिया, एक एहसास। उसे तुरंत नकारो मत, उसे लिखो, देखो कहाँ ले जाता है।
कई बार दिमाग के शोर में कोकोरो इसी तरह चुपके से अपनी बात कहता है। चौथा, प्रश्न पूछो और प्रतीक्षा करो। अपने कोकोरो से पूछो, मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर चुप हो जाओ। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन। ध्यान रखो, उत्तर शब्दों में नहीं आएगा, वो एक पल में आएगा, अचानक, जैसे बिजली कौंधती है, और तब तुम जानोगे ये कोकोरो की आवाज थी। 5वां, प्रकृति का सहारा लो। बेथ कैम्पटन कहती हैं, कोकोरो को सबसे अच्छा सुनने का तरीका है प्रकृति में जाना। जंगल में, पहाड़ पर, समुद्र के किनारे, वहां कोई शोर नहीं, सिर्फ हवा, पानी, पत्ते। इन आवाजों के बीच तुम्हारा कोकोरो खुलता है, क्योंकि प्रकृति का कोकोरो तुम्हारे कोकोरो से बात करता है। इन तरीकों के अलावा बेथ कैम्पटन एक और बहुत महत्वपूर्ण सलाह देती हैं। भीतर सुनने का मतलब ये नहीं कि बाहर सुनना बंद कर दो, बल्कि संतुलन बनाओ। कुछ सुनो बाहर से, कुछ अंदर से, कुछ किताबों से, कुछ अपने अनुभव से। जब तुम दोनों को सुनोगे तो तुम पूरे होगे। एक प्रैक्टिस, हर सुबह 5 मिनट बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने से पूछो, कोकोरो तुम कैसे हो। पहले कुछ दिनों में कोई जवाब नहीं आएगा, घबराओ मत, वो तुम्हारे पुकारने की आदत डाल रहा है। एक दिन आएगा, तुम्हें अपने अंदर एक हल्की सी गूंज सुनाई देगी, बस इतना, पर वो बहुत है। चैप्टर 5, ठहरने की कला। दोस्तों, हम तेज जीने के आदी हो गए हैं। तेज खाना, तेज चलना, तेज बात करना, तेज प्यार करना, तेज भूलना। पर कोकोरो तेज नहीं है, वो धीमा है, गहरा है, शांत है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें ठहरना सीखना होगा। ठहरने की कला। बेथ कैम्पटन बताती हैं, जापानी स्टेशनों पर घड़ियां होती हैं। ट्रेन ठीक सेकंड पर आती है। 1 मिनट देर हो तो माफी मांगी जाती है। पर इसी सटीकता के बीच जापानी लोग ठहरना भी जानते हैं। वो चाय बनाने में घंटों लगा सकते हैं, एक पत्थर को देखने में घंटों। ठहरना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ठहरने का मतलब आलस नहीं, ठहरने का मतलब है गहराई से जीना। थोड़ा रुको, सांस लो, देखो कहां हो, क्या हो रहा है। जापानी में एक शब्द है इकिगाई, जीने का उद्देश्य। पर इकिगाई तब मिलता है जब तुम ठहरते हो, सोचते हो, महसूस करते हो, भागते हुए नहीं मिलता। बेथ कैम्पटन ठहरने के 3 अभ्यास बताती हैं। पहला, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग कोकोरो को मार देती है। तुम एक साथ फोन देख रहे हो, खाना खा रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, तो कोई एक भी काम पूरा नहीं हुआ, सब आधे अधूरे। ठहरना है तो एक काम करो, पूरा ध्यान उसी पर, बाकी बाद में। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स। एक दिन या एक शाम बिना फोन के। देखो तुम कितना बेचैन होते हो, हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है, पर रुको, उस बेचैनी को महसूस करो। वही बेचैनी बताती है तुमने फोन को अपने कोकोरो से जोड़ लिया है। उसे तोड़ो, आजाद हो जाओ। तीसरा, प्रतीक्षा करना सीखो। हमें प्रतीक्षा करना नहीं आता, क्यों में खड़े हो तो फोन निकाल लेते हैं। ठहरना है तो बिना कुछ किए प्रतीक्षा करो, बस खड़े रहो, सांस लो, देखो, सुनो। ये प्रतीक्षा ही ध्यान है। चैप्टर 6, शोर को छोड़ो। दोस्तों, ठहरना सीख लिया, पर अगर शोर नहीं हटा तो ठहरना बेकार है, क्योंकि बाहर का शोर दिमाग में घुस जाता है, भीतर का शोर बन जाता है, और तब चुप बैठे भी तुम शांत नहीं होते, दिमाग दौड़ता रहता है। बेथ कैम्पटन बताती हैं, बाहर का शोर तो तुम कम कर सकते हो, न्यूज़ देखना बंद करो, सोशल मीडिया बंद करो, गपशप बंद करो, पर भीतर का शोर, वो तुम्हारे विचार, चिंताएं, पछतावे, डर, ये सबसे मुश्किल है, पर इसे भी कम किया जा सकता है। पहला शोर, दूसरों की राय। हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये शोर तुम्हारी अपनी राय दबा देता है, इसे छोड़ो। लोगों की राय उनकी है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। दूसरा शोर, परफेक्ट होने की चाह। ये सबसे खतरनाक शोर है। ये कभी चुप नहीं होता, कहता है और करो, और सही करो, और बेहतर करो। पर यह कोई आवाज नहीं, ये बीमारी है। इसे पहचानो और इसे जाने दो। तीसरा शोर, अतीत और भविष्य। अतीत की शिकायतें, भविष्य की चिंताएं, ये दोनों प्रेजेंट को मार देते हैं। बेथ कैम्पटन कहती हैं,
अतीत का शोर तब बंद होता है जब तुम माफ कर देते हो, खुद को या दूसरों को। भविष्य का शोर तब बंद होता है जब तुम यकीन कर लेते हो, जो होगा देखा जाएगा। शोर छोड़ने से ही कोकोरो सुनाई देता है। चैप्टर 7 प्रकृति और कोकोरो। दोस्तों, जापानी ऋषियों ने सदियों पहले जान लिया था, प्रकृति से बड़ा कोई गुरु नहीं। प्रकृति में जाओ, उसे देखो, उससे सीखो, वहां कोकोरो अपने आप खुल जाता है। बेथ केम्पटन बताती हैं, जापान में शिनरिन योकू बहुत प्रचलित है, फॉरेस्ट बेदिंग। ये कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, बस जंगल में जाओ और जंगल को अपने में संभालो। पेड़ों के रंग देखो, पत्तों की बनावट देखो, हवा की महक लो। पांचों इंद्रियों से जुड़ो प्रकृति से, इसी में कोकोरो खिलता है। बेथ केम्पटन कहती हैं, एक बार वो बहुत उदास थीं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वो एक बांस के जंगल में चली गईं। बांस हवा में झूल रहे थे, टकरा रहे थे, आवाज आ रही थी, खड़खड़ाहट। बेथ बैठ गईं। उन्होंने वो आवाज सुनी। उन्हें लगा जैसे बांस उनसे कह रहे हैं, हम झुकते हैं पर टूटते नहीं। उनका मन हल्का हो गया, उनका कोकोरो खुल गया। प्रकृति में तुम्हारा कोकोरो बिना सिखाए समझ जाता है। सब बदलता है, सब बहता है, सब जुड़ा है। तो हर हफ्ते थोड़ा समय प्रकृति में बिताओ। अगर पहाड़ नहीं तो पार्क, पेड़ नहीं तो गमले का पौधा, खिड़की से आसमान देखो, कोकोरो बिना बताए जुड़ जाएगा। चैप्टर 8 अनित्यता की सुंदरता। दोस्तों, जापानी संस्कृति में अनित्यता को बहुत महत्व दिया जाता है। चेरी ब्लॉसम देखो, साल भर की प्रतीक्षा और फिर सिर्फ एक हफ्ते के लिए खिलते हैं, एक हफ्ते में बिखर जाते हैं। पर उन्हीं के लिए हर साल हजारों लोग उमड़ते हैं, पार्टियां करते हैं, तस्वीरें लेते हैं, कविताएं लिखते हैं, क्योंकि उनकी सुंदरता इसी में है कि वो थोड़ी देर के लिए है। अगर चेरी ब्लॉसम हमेशा खिले रहते तो शायद कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं। उनकी अनित्यता ही उन्हें कीमती बनाती है। बेथ केम्पटन इस अध्याय में बहुत सुंदर बात लिखती हैं। कोकोरो अनित्यता से डरता नहीं, कोकोरो अनित्यता में सुंदरता देखता है, क्योंकि कोकोरो जानता है हर चीज बदलती है, हर रिश्ता बदलता है, हर शरीर बूढ़ा होता है, हर सुख दुख में बदलता है। पर यह डरने की बात नहीं है, ये जागने की बात है। जब तुम जानते हो कि सब खत्म होगा तो तुम हर पल को पूरा जीते हो। जापानी भाषा में एक शब्द है मोनो नो अवारे, चीजों के क्षण भंगुर होने पर द्रवित होना। जब चेरी ब्लॉसम बिखरते हैं तो जापानी उदास नहीं होते, वो उनकी बिखरती पंखुड़ियों को देखते हैं और उनकी सुंदरता पर रोते हैं। ये रोना दुख का नहीं, कृतज्ञता का होता है कि हमने ये पल देखा, कि हम इस सुंदरता के हिस्सा थे। बेथ केम्पटन अपने अनुभव से बताती हैं, वो एक बार क्योटो में चेरी ब्लॉसम देखने गई थी। वहां एक बूढ़ी जापानी महिला थी। वो पेड़ के नीचे बैठी थी और एक एक पंखुड़ी को अपनी हथेली पर रख रही थी, फिर हवा में छोड़ रही थी। बेथ ने पूछा, आप क्या कर रही हैं? उस महिला ने कहा, हर पंखुड़ी एक याद है, कुछ मीठी कुछ कड़वी। मैं उन्हें थामती हूं फिर छोड़ देती हूं, क्योंकि यादों को पकड़ कर रखना उन्हें बोझ बना देता है, पर उन्हें हाथों में लेना, देखना और फिर जाने देना, यही जीना है। बेथ को समझ आया, अनित्यता का दर्शन यही सिखाता है, आने दो जाने दो, पल को पूरा जियो पर उससे चिपको मत, नाचो पर थामो मत, प्यार करो पर पकड़ो मत। यही कोकोरो का रास्ता है। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम पकड़ते चले जाते हैं, पुरानी यादें पकड़ते हैं, पुराने रिश्ते पकड़ते हैं, पुरानी पहचान पकड़ते हैं। हम सोचते हैं अगर ये गया तो मैं कुछ नहीं रहूंगा। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, तुम वो नहीं हो जो तुमने पकड़ रखा है, तुम वो हो जो तुम हो। और जो गया वो तो तुम्हारा था ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे पास से गुजरा था। इसलिए उसे जाने दो, उसकी खूबसूरती को याद रखो, पर उसके जाने का दुख मत मनाओ। जापानी बागान देखो, वहां कोई चीज स्थायी नहीं है। पत्ते गिरते हैं, फूल मुरझाते हैं, पत्थरों पर काई चढ़ जाती है। बागान को हमेशा बदलता रहना पड़ता है, पर इसी बदलाव में उसकी सुंदरता है। हर मौसम नया रूप लाता है, हर सुबह नई तस्वीर। कोकोरो यही सीखता है, बदलाव को रोको मत, उसके साथ बहो। बेथ केम्पटन एक अभ्यास बताती हैं, हर दिन एक चीज ढूंढो जो बदल रही है। एक पत्ता जो पीला हो रहा है, एक दीवार जिस पर नई दरार आ गई है, अपने चेहरे पर एक नई झुर्री। उसे देखो और उसकी सुंदरता को पहचानो। ये बदलाव ही बता रहा है तुम जी रहे हो। तुम बूढ़े हो रहे हो तो क्या हुआ, तुम जी रहे हो। तुम्हारे रिश्ते बदल रहे हैं तो क्या हुआ,
तुम बढ़ रहे हो। बदलाव को अपने दुश्मन की तरह मत देखो, उसे अपने गुरु की तरह देखो। दोस्तों, अनित्यता से कोकोरो का यही रिश्ता है। वो उसे अपनाता है, उसका सम्मान करता है और उसी में शांति पाता है। तो आज से जो बदल गया उसके लिए रो मत, जो जा रहा है उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि कोकोरो जानता है खत्म होना ही नई शुरुआत का दरवाजा है। चैप्टर 9, भावनाओं को बदलना, इमोशनल एल्केमी। दोस्तों, इंसान होने का मतलब है भावनाएं होना। गुस्सा, दुख, डर, ईर्ष्या, चिंता, ये सब हमारे साथ आते हैं। पर हमने ये सीख रखा है कि कुछ भावनाएं बुरी हैं और कुछ अच्छी। हम गुस्से को दबाते हैं, दुख को भगाते हैं, डर को छुपाते हैं। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, कोकरो कोई भावना नहीं दबाता। कोकरो हर भावना को स्वीकार करता है, उसे समझता है और फिर उसे बदल देता है। यही है इमोशनल एल्केमी, भावनाओं को बदलने की कला। जापानी भाषा में भावनाओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, किमुची। किमुची का मतलब है भावना, पर भावना कोई अलग चीज नहीं है। किमुची तुम्हारे कोकरो की ही अवस्था है। जब तुम गुस्से में हो तो तुम्हारा कोकरो अशांत है, जब तुम उदास हो तो तुम्हारा कोकरो भारी है। पर कोकरो इन अवस्थाओं के बावजूद वही रहता है। जैसे पानी, चाहे बर्फ हो, तरल हो या भाप, पानी पानी ही है। बेथ केम्पटन कहती हैं, जब तुम क्रोधित हो तो अपने कोकरो से पूछो, तू क्या बता रहा है? अक्सर गुस्सा ये बताता है, तुम्हारी कोई सीमा लांघी गई है, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा, तुम्हारी कोई जरूरत पूरी नहीं हुई। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, गुस्सा एक संदेश है। उसे समझो तो वो चला जाएगा। इसी तरह जब तुम दुखी हो तो पूछो, मैं क्या खो रहा हूं? दुख तुम्हें बताता है कि तुमने किसी चीज को महत्व दिया था और वो चीज अब नहीं है। दुख उसी महत्व की निशानी है। ये दिखाता है कि तुम्हारे प्यार की गहराई कितनी है। इसे दबाओ मत, रोने दो, पर रोने के बाद हाथ धोकर आगे बढ़ो, क्योंकि कोकरो रोकर साफ हो जाता है। बेथ केम्पटन अपनी किताब में एक बहुत दर्द भरी कहानी लिखती हैं। उनकी एक जापानी सहेली थी, यूकी। यूकी के पति की अचानक मृत्यु हो गई। वो बहुत टूट गई, रोती रहती, रात को नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती। बेथ उससे मिलने गई, यूकी रो रही थी। बेथ ने पूछा, तुम्हारा कोकरो कैसा है? यूकी ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोली, मेरा कोकरो टूटा हुआ है। बेथ ने कहा, टूटने दो, वो जब ठीक होगा तो उसकी दरारों में सोना भरा होगा। यही कोकरो का राज है। यूकी रोती रही महीनों, पर धीरे धीरे उसके आंसू सूखने लगे। उसने अपने पति को लिखना शुरू किया। पत्र लिखती, उन पत्रों में अपना दर्द उंडेल देती। फिर एक दिन उसने वो पत्र एक नदी में बहा दिए। उसने देखा वो कागज पानी में बह रहे थे और उसका दर्द भी बह रहा था। आज यूकी एक काउंसलर है, दूसरों के दुख सुनती है। उसने अपने टूटे कोकरों को सोने से भर लिया था। दोस्तों, भावनाओं को बदलने का मतलब है उन्हें नकारना नहीं, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना और फिर उनके जरिए ऊपर उठना। हर भावना तुम्हारे कोकरों की यात्रा का हिस्सा है। उसे अपनाओ, उससे सीखो, पर उसकी गुलामी मत करो। बेथ केम्पटन एक सरल विधि बताती हैं। जब भी तुम किसी तीव्र भावना में हो तो रुक जाओ, अपनी छाती पर हाथ रखो, गहरी सांस लो और कहो, मैं ये महसूस कर रहा हूं, ये मेरा कोकरो है। बस इतना करने से भावना अपने चरम पर जाने से रुक जाती है, क्योंकि कोकरो जानता है तुमने उसे पहचान लिया, अब वो बदल सकती है। चैप्टर 10, रिश्तों में कोकोरो। दोस्तों, हम जितना अपने कोकोरो को समझते हैं उतना ही हम दूसरों के कोकोरो को समझ पाते हैं, और यही सबसे सुंदर रिश्तों का रहस्य है। बेथ केम्पटन बताती हैं, जापानी भाषा में ओमोयारी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है दूसरे के कोकोरो को समझना, उसकी भावनाओं का अनुमान लगाना, बिना कहे जान लेना कि उसे क्या चाहिए। ये कोई मानसिकता नहीं है, ये एक कला है। जापान में बच्चों को सिखाया जाता है कि जब तुम किसी से मिलो तो सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनो, उसकी आंखें देखो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसके इशारे देखो। कोकोरो बिना शब्दों के भी बात करता है। तुम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे, तुम उसके कोकोरो को सुन रहे हो। बेथ केम्पटन लिखती हैं, एक बार वो जापान में एक बुजुर्ग दंपत्ति से मिली। उनकी शादी को 60 साल हो गए थे। बेथ ने पूछा,
आपके रिश्ते का राज क्या है? पति मुस्कुराया और बोला, मैं उसके मन की बात पढ़ लेता हूं। पत्नी ने कहा, और मैं उसकी? बेथ ने कहा, पर क्या तुम कभी गलत समझते हो? दोनों ने कहा, हाँ, हर रोज, पर हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अब हम एक कोकोरो हैं, 2 शरीर पर एक कोकोरो। बेथ को ये बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने सोचा, सही रिश्ता वही है जहां 2 लोग अपने कोकोरो को एक होने देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर सहमत हो, इसका मतलब है तुम एक दूसरे के कोकोरो का सम्मान करते हो। हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दूसरे के कोकोरो को ही नहीं देखते। हम देखते हैं उसके काम, उसके शब्द, उसके रिएक्शन, पर उसकी भावनाओं को नहीं देखते। हम पूछते हैं, तुमने ये क्यों किया, पर पूछते नहीं, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। और असली जुड़ाव तो बाद वाले सवाल से होता है। बेथ केम्पटन कहती हैं, ओमोयारी का मतलब देना है, लेना नहीं। यानी तुम ये मत सोचो कि दूसरा तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा, तुम सोचो तुम दूसरे का क्या ख्याल रख सकते हो। ये छोटा सा बदलाव पूरे रिश्ते को बदल देता है। एक बहुत सुंदर कहानी है। जापान के एक गांव में 2 दोस्त थे, एक बहुत गरीब, एक अमीर। गरीब का बेटा बीमार था, दवा के पैसे नहीं थे। अमीर को पता चला, वो गायब हो गया। गरीब को लगा उसने मुंह फेर लिया, पर अगले दिन अमीर वापस आया, उसके हाथ में दवा थी। गरीब ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? अमीर ने कहा, मैं शहर गया था दवा लेने, मुझे पता था तुम मांगोगे नहीं, तो मैंने बिना मांगे दे दिया। ये है ओमोयारी, बिना कहे समझ जाना। दोस्तों, रिश्तों में हमारी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि उसने नहीं समझा, पर हमने समझाया क्यों नहीं? हम क्यों चुप रहते हैं, फिर नाराज होते हैं? बेथ केम्पटन कहती हैं, ओमोयारी का अभ्यास करने से पहले तुम अपना कोकोरो साफ करो। जब तुम शांत होगे तभी दूसरे के कोकोरो को समझ पाओगे, नहीं तो तुम अपनी ही भावनाओं में उलझे रहोगे। आज से एक अभ्यास करो, अपने पार्टनर या दोस्त से मिलो और बिना बात किए समझने की कोशिश करो कि उसके कोकोरो में क्या चल रहा है। उसकी आंखें देखो, उसके कंधे देखो, उसके हाथ देखो। वो शब्दों से ज्यादा कह रहा है। जब तुम उस भाषा को समझोगे तो तुम्हारे रिश्ते बदल जाएंगे। यही कोकोरो की ताकत है। चैप्टर 11, अपनी दिशा पहचानो। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब रास्ते न हो, तब आता है जब रास्ते बहुत हों और तुम समझ ना पाओ कि कौन सा तुम्हारा है। हर तरफ आवाजें, ये करो, वो मत करो, ये सही है, वो गलत है। भीड़ चल रही है एक तरफ, तुम्हारा मन कह रहा है दूसरी तरफ। तब क्या करो, किसकी सुनो? बेथ केम्पटन कहती हैं, इन सब के बीच एक आवाज है जो कभी गलत नहीं होती, तुम्हारे कोकोरो की। वो तुम्हारा असली कंपस है। जैसे चुंबक उत्तर की तरफ इशारा करता है, वैसे ही तुम्हारा कोकोरो उस दिशा की तरफ इशारा करता है जो तुम्हारे लिए सही है। पर उसे सुनने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ेगा और उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। जापानी भाषा में एक अद्भुत शब्द है, इकिगाई। इसका एक मतलब है जीने का उद्देश्य, वो चीज जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। पर इकिगाई सिर्फ बाहर से नहीं मिलता, नौकरी से नहीं, परिवार से नहीं, समाज से नहीं। इकिगाई तुम्हारे कोकोरो के अंदर छिपा है। तुम उसे खोजते नहीं, तुम उसे सुनते हो। बेथ केम्पटन खुद का उदाहरण देती हैं। वो पहले बिजनेस कंसल्टेंट थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करती थी। पैसा अच्छा था, प्रतिष्ठा थी, पर उनका कोकोरो कहता था, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। हफ्तों तक वो सोचती रहीं, क्यों नहीं है, सब ठीक तो है। फिर वो जापान गईं, वहां एक मंदिर में बैठी। अचानक उन्हें याद आया, बचपन में वो कितना लिखती थीं, कहानियां बनाती थीं, कविताएं लिखती थीं, पर बड़े होते ही वो लिखना भूल गईं। उस दिन उन्होंने फैसला किया, मैं लिखूंगी। उन्होंने बिजनेस छोड़ा, लिखना शुरू किया। आज वो बेस्ट सेलिंग लेखिका हैं। उनका कोकोरो सही था। दूसरी दिलचस्प कहानी है जो बेथ केम्पटन अपनी किताब में बताती हैं। एक जापानी लड़की थी, सतोको। उसके माता पिता चाहते थे डॉक्टर बने। सतोको ने मेडिकल एंट्रेंस पास किया, पर उसका मन था कला। वो पेंटिंग करना चाहती थी। उसने मेडिकल छोड़ दिया, घर में तूफान आ गया। पिता ने बात करना बंद कर दिया। सतोको रोती रही, पर उसके कोकोरो ने कहा, जो सही है वो करो। उसने सालों तक संघर्ष किया, चाय बेची, ट्यूशन पढ़ाया, रात को पेंटिंग की। 10 साल बाद एक गैलरी में उसकी पेंटिंग लगी। उसके पिता बिना बताए आए। वो अपनी बेटी का कैनवस देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारी पेंटिंग में तुम्हारी आत्मा है, मुझे गर्व है।
सतोको रो पड़ी। उसने कहा, अब मेरा कोकोरो शांत है। बेथ कैम्पटन कहती है, दिशा पहचानने के लिए तुम्हें बस एक सवाल पूछना है, मेरा कोकोरो क्या चाहता है। ये सवाल नौकरी के लिए, रिश्ते के लिए, शहर बदलने के लिए, हर फैसले से पहले पूछो। पर सावधान, तुम्हारा अहंकार कहेगा बड़ा पैकेज चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लोगों की नजरों में ऊंचाई चाहिए। पर कोकोरो कुछ और कहेगा, शांति चाहिए, सादगी चाहिए, अर्थ चाहिए। उसकी सुनो। तो आज रात बैठो, आंखें बंद करो और अपने कोकोरो से पूछो, मैं कहां जा रहा हूं। जवाब शब्दों में नहीं आएगा, पर एक एहसास में आएगा। उस पर चलो, वो रास्ता तुम्हारा है। चैप्टर 12, दिल की हिम्मत। दोस्तों, सही रास्ता पहचान लेना एक बात है, पर उस पर चलना दूसरी बात। वहां हम अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि डर लगता है। क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? लोग क्या कहेंगे? पैसे कहां से आएंगे? डर हमें जकड़ लेता है और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। एक तरफ कोकरो की आवाज, दूसरी तरफ डर का पहाड़। बेथ कैम्पटन समझाती हैं, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक सिग्नल है, पर वो डर अक्सर झूठा होता है। वो तुम्हें बचाने नहीं, रोकने आता है। कोकरो का काम है सच्चा रास्ता दिखाना, पर उस रास्ते पर चलने की हिम्मत तुम्हें खुद दिखानी होगी। जापानी भाषा में हिम्मत को कहते हैं यूकी। यही शब्द है बर्फ के लिए भी। दिलचस्प है ना? क्योंकि बर्फ में ताकत है। वो बिना टूटे भारी बोझ सह सकती है। वो धीरे धीरे बहती है, पर पहाड़ों को ढक देती है। इसी तरह कोकरो की हिम्मत, धीमी, शांत पर अडिग। वो चिल्लाती नहीं, पर टिकती जरूर है। बेथ कहती हैं, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के साथ साथ चलना। तुम डर सकते हो, कांप सकते हो, पर फिर भी कदम उठा सकते हो। यही असली साहस है। एक और कहानी। जापान के एक गांव में एक लड़की थी। वो स्कूल जाने के लिए एक पुल पार करती थी। एक दिन भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी। पुल के तख्ते हिल रहे थे। वो डर गई। रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिली। बोली, मुझे डर लग रहा है। बूढ़े ने पूछा, तुम जाना चाहती हो? लड़की, हाँ बहुत। बूढ़ा, तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने पार किया। बीच में एक तख्ता टूटा भी, पर वो बच गए। स्कूल पहुंचकर लड़की ने पूछा, आप डरे नहीं? बूढ़ा मुस्कुराया, बहुत डरा, पर तुम्हारी हिम्मत ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। बेथ कहती हैं, जब तुम अपने कोकरो पर भरोसा करते हो तो अकेले नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। डर तो रहेगा, पर वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, जब भी लगे कि कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, तो याद रखो, असली हिम्मत डर के बावजूद चलना है। पैर कांपेंगे, हाथ कांपेंगे, पर अगर कोकरो कह रहा है चल, तो एक कदम उठा दो। वो कदम बाकी कदमों का रास्ता बना देगा। चैप्टर 13, कृतज्ञता का अभ्यास। दोस्तों, हम अपने पास जो है उसे हल्के में ले लेते हैं। स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, घर, खाना, सब सामान्य लगता है। पर जापानी संस्कृति में एक शब्द है, कंशा, मतलब कृतज्ञता। पर यह सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है। कंशा है हर छोटी चीज में उपहार देखना, हर भोजन में अन्नदाता को याद करना, हर सांस में जीवन की कीमत पहचानना। बेथ कैम्पटन बताती हैं, जापान में खाने से पहले वे कहते हैं इतादाकी मासु। इसका मतलब है मैं विनम्रता से लेता हूं। यह उस अन्न, उस खाने, उस मेहनत के प्रति शुक्रिया है। एक साधारण सी बात, पर जब तुम ऐसे शब्द बोलते हो तो तुम्हारा कोकरो नम्र हो जाता है। तुम बड़ा नहीं, छोटा महसूस करते हो, पर इसी छोटेपन में शांति है। एक बार बेथ एक जापानी परिवार के साथ भोजन कर रही थी। सबके बैठने के बाद परिवार के मुखिया ने आंखें बंद करके कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, इतादाकी मासु। बेथ ने पूछा, आप इतनी देर क्यों चुप थे? उन्होंने कहा, मैं उस सूरज को धन्यवाद दे रहा था जिसने चावल उगाया, उस मिट्टी को जिसने अन्न दिया, उन किसानों को जिन्होंने मेहनत की, उन हाथों को जिन्होंने ये खाना बनाया, और तुम्हारे कोकरों को जो आज मेरे साथ है। बेथ ने लिखा, उस दिन उन्होंने असली कृतज्ञता देखी। हम अक्सर कहते हैं, जब बड़ी चीज मिलेगी तब शुक्रिया करूंगा। बेथ कहती हैं, उल्टा करो, छोटी चीजों के लिए शुक्रिया करो। रोज सुबह उठने के लिए, पानी पीने के लिए, हवा में सांस लेने के लिए, दोस्त की मुस्कान के लिए। जब तुम छोटी चीजों को गिनोगे तो बड़ी चीजें अपने आप आ जाएंगी। बेथ कैम्पटन एक अभ्यास बताती हैं, कोकरो ग्रैटिट्यूड जर्नल।
हर रात 3 चीजें लिखो जिसके लिए तुम आभारी हो। कितना भी बुरा दिन रहा हो, 3 चीजें तो होंगी ही। ये अभ्यास तुम्हारे कोकरों को हल्का कर देगा। तुम देखोगे तुम्हारे पास कितना कुछ है जो तुम देख नहीं पा रहे थे। एक सुंदर कहानी है। एक आदमी बहुत दुखी था। उसके पास कुछ नहीं था। वो एक बुद्धू के पास गया। बुद्धू ने कहा, अपने पास की चीजें गिनो। उसने सोचा, मेरे पास क्या है? एक कमरा, एक चटाई, एक कटोरा, एक कंबल। बुद्धू ने कहा, 4 चीजें, ये बहुत है। आदमी को समझ नहीं आया। बुद्धू मुस्कुराया, तुम्हारे पास आंखें हैं देखने को, कान है सुनने को, हाथ है महसूस करने को, पैर हैं चलने को। ये सब चीजें हैं, ये तो उपहार है। उस दिन उस आदमी की नजर बदल गई। वो दुखी नहीं रहा। कृतज्ञता तुम्हारा कोकरो खोल देती है। तुम मांगना बंद कर देते हो, तुम पाना शुरू कर देते हो, और यही सबसे बड़ा राज है। चैप्टर 14, कोकोरो और वाबी साबी का जुड़ाव। दोस्तों, बेथ केम्पटन की 2 बेहतरीन किताबें हैं, वाबी साबी और कोकोरो। पहली सिखाती है अपूर्णता में सुंदरता देखना, दूसरी सिखाती है अपने भीतर की आवाज सुनना। पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज समझते हैं ये दोनों कैसे मिलते हैं। वाबी साबी कहती है, तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम्हारा जीवन परफेक्ट नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक है। इसी अपूर्णता में असली सुंदरता है। कोकोरो कहती है, उस अपूर्णता के बावजूद तुम्हारे अंदर एक कोकोरो है जो पूरा है, जो सच्चा है, जो कभी टूटता नहीं। पर मजा देखो, वाबी साबी तुम्हें बाहरी अपूर्णता को स्वीकार करना सिखाती है, कोकोरो तुम्हें भीतर की पूर्णता को पहचानना सिखाती है। दोनों मिलकर तुम्हें पूरा करती हैं। बेथ केम्पटन एक कहानी लिखती हैं। जापान के एक मिट्टी के बर्तन कारीगर ने एक बहुत ही सुंदर कटोरा बनाया, पर उसमें एक दरार थी। वो उसे दरार को तोड़कर नया बनाने वाला था। तभी उसके गुरु ने कहा, रुको, उस दरार को देखो, वो तुम्हारी कला की कमी नहीं है, वो तुम्हारी कहानी है। कारीगर ने रुककर देखा। उसने उस दरार को सोने से भर दिया। अब वो कटोरा और भी कीमती हो गया। वो बर्तन तो बना, पर उसके अंदर उसकी मेहनत थी, उसका कोकोरो। यही वाबी साबी और कोकोरो का मिलन है। हम भी ऐसे ही हैं। हम अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, अपने टूटन को छुपाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल परफेक्ट। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, तुम्हारी वही दरारें तुम्हें अनोखा बनाती हैं, और उन दरारों को भरने का सोना है तुम्हारा कोकोरो। जब तुम अपने कोकोरो से जुड़ते हो तो तुम अपनी दरारों को स्वीकार कर लेते हो। तब तुम कहते हो, हाँ, मैं टूटा हूं, पर यही मेरी खूबसूरती है। तो वाबी साबी तुम्हारी आंखें खोलती है, कोकोरो तुम्हारा दिल खोलता है। दोनों मिलकर तुम्हें आजाद करते हैं परफेक्ट होने के झूठे बोझ से। चैप्टर 15, कोकोरो के रोजाना अनुष्ठान। दोस्तों, हमने समझा कोकोरो क्या है, उसे कैसे सुनना है, पर सबसे जरूरी सवाल, रोजमर्रा की जिंदगी में उसे कैसे रखें, कैसे सुनिश्चित करें कि हम फिर से शोर में न खो जाएं। बेथ केम्पटन कहती हैं, इसके लिए रोज के छोटे छोटे अनुष्ठान चाहिए। ये पूजा नहीं है, ये आदतें हैं। जैसे तुम रोज दांत ब्रश करते हो, वैसे ही रोज अपने कोकोरो का ध्यान करो। आइए सीखते हैं कुछ ऐसे अनुष्ठान। पहला अनुष्ठान, सुबह की 3 सांसें। सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले 3 गहरी सांसें लो। पहली सांस के साथ कहो, मैं आज जी रहा हूं। दूसरी सांस के साथ, मैं शांत हूं। तीसरी सांस, मेरा कोकोरो जाग रहा है। बस 3 सांसें, पूरा दिन बदल जाता है। दूसरा अनुष्ठान, 1 कप चाय ध्यान से। 1 कप चाय बनाओ, बिना फोन के। पानी को गर्म होते देखो, पत्ती को घुलते देखो। कप को दोनों हाथों में लो, उसकी गर्मी महसूस करो। पहली घूंट बिना सोचे समझे मत पी जाओ। रुको, सूंघो, चखो। ये चाय नहीं, ये ध्यान है। तीसरा अनुष्ठान, दिन में 1 बार 5 मिनट खामोशी। मोबाइल पर टाइमर लगाओ, 5 मिनट, बिना कुछ किए बस बैठो। विचार आएंगे, भागेंगे, उनको जाने दो, चिपको मत। ये 5 मिनट तुम्हारे कोकोरो को सांस देते हैं। चौथा अनुष्ठान, किसी एक चीज को पूरे ध्यान से करना। खाना बनाना हो, पौधे को पानी देना हो, बर्तन साफ करना हो, किसी एक काम को उठाओ। करते हुए और कुछ मत सोचो, बस वो करो। तुम देखोगे वो काम आनंद बन जाएगा।
क्योंकि तुमने अपना पूरा कोकोरो उसमें लगा दिया। 5वां अनुष्ठान, शाम को धन्यवाद। सोने से पहले दिन की 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं, एक छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे आज सूरज निकला, आज एक दोस्त ने फोन किया, आज मैंने खुद खाना बनाया। ये 3 लाइनें तुम्हारे कोकोरो को हल्का कर देंगी। बेथ केम्पटन कहती हैं, ये अनुष्ठान कोई टाइम पास नहीं है, ये तुम्हारे कोकोरो का खाना है। जैसे तुम भूखे रहोगे तो शरीर कमजोर होगा, वैसे अगर कोकोरो को रोज खुराक नहीं मिलेगी तो वो सो जाएगा। फिर तुम बिना कोकोरो के जियोगे और तब तुम सिर्फ जीवित रहोगे, नहीं जी पाओगे। तो आज से इनमें से कोई एक अनुष्ठान चुन लो, 1 हफ्ते करो, फिर दूसरा जोड़ो। तुम देखोगे तुम बदल गए हो, कोकोरो बोलने लगा है। दोस्तों, जीवन में सबसे दर्दनाक अनुभव होता है दिल टूटना। कोई प्यारा चला जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना मर जाता है, कोई भरोसा टूटता है, कोई उम्मीद बिखरती है, कोई वादा तोड़ा जाता है। उस समय दर्द इतना होता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं ये कभी ठीक नहीं होगा। हमें लगता है जैसे शरीर का कोई अंग टूट गया हो, जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। हम रात को सोते हैं तो जागते हैं, खाते हैं तो स्वाद नहीं आता, दोस्तों से मिलते हैं पर अकेलेपन का एहसास होता है। यही तो दिल टूटने का एहसास है। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, कोकोरो टूटता है पर मरता नहीं, वो घायल होता है पर समाप्त नहीं। और टूटा कोकोरो ही असली कोकोरो होता है, क्योंकि उसकी दरारों से प्रकाश आता है। बिना टूटे कोई कभी गहरा नहीं होता, बिना दर्द के कोई कभी समझदार नहीं बनता। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है, क्योंकि तुमने प्यार किया था इसलिए तुम टूटे, और ये प्यार करने की हिम्मत ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बेथ केम्पटन कहती हैं, जापानी कला किंसुगी में हमने देखा टूटे बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। दरार को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसे स्पेशल बनाया जाता है। जो बर्तन कभी टूटा ही नहीं वो आम है, पर जो टूटा और फिर सोने से जुड़ा वो अमूल्य हो जाता है। बेथ केम्पटन कहती हैं, यही तुम्हारे टूटे दिल के साथ करो। दर्द को छुपाओ मत, उसे पहचानो, उसे अपनाओ और उसकी दरारों में सोना भरो। अपने अनुभवों का, अपनी सीख का, अपने बढ़ने का सोना। पहली बात, दर्द को दबाओ मत। हम गलती करते हैं, हम दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, काम में लग जाते हैं, दिन रात ऑफिस में बैठे रहते हैं, या शराब पीने लगते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं, खुद को भूलने की कोशिश करते हैं, या फिर नए रिश्ते में कूद पड़ते हैं, पुराने घाव को नए नाम से ढकने की कोशिश करते हैं। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, ये सब काम नहीं करता। दर्द दबता नहीं, वो अंदर ही अंदर बढ़ता है। दोस्तों, जीवन में सबसे दर्दनाक अनुभव होता है दिल टूटना। कोई प्यारा चला जाता है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना मर जाता है, कोई भरोसा टूटता है, कोई उम्मीद बिखरती है, कोई वादा तोड़ा जाता है। उस समय दर्द इतना होता है कि जीना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं ये कभी ठीक नहीं होगा। हमें लगता है जैसे शरीर का कोई अंग टूट गया हो, जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। हम रात को सोते हैं तो जागते हैं, खाते हैं तो स्वाद नहीं आता, दोस्तों से मिलते हैं पर अकेलेपन का एहसास होता है। यही तो दिल टूटने का एहसास है। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, कोकोरो टूटता है पर मरता नहीं, वो घायल होता है पर समाप्त नहीं। और टूटा कोकोरो ही असली कोकोरो होता है, क्योंकि उसकी दरारों से प्रकाश आता है। बिना टूटे कोई कभी गहरा नहीं होता, बिना दर्द के कोई कभी समझदार नहीं बनता। तुम्हारा टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे प्यार की निशानी है, क्योंकि तुमने प्यार किया था इसलिए तुम टूटे, और ये प्यार करने की हिम्मत ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। बेथ केम्पटन कहती हैं, जापानी कला किंसुगी में हमने देखा टूटे बर्तन को सोने से जोड़ा जाता है। दरार को छुपाया नहीं जाता, बल्कि उसे स्पेशल बनाया जाता है। जो बर्तन कभी टूटा ही नहीं वो आम है, पर जो टूटा और फिर सोने से जुड़ा वो अमूल्य हो जाता है। बेथ केम्पटन कहती हैं, यही तुम्हारे टूटे दिल के साथ करो। दर्द को छुपाओ मत, उसे पहचानो, उसे अपनाओ और उसकी दरारों में सोना भरो। अपने अनुभवों का, अपनी सीख का, अपने बढ़ने का सोना। पहली बात, दर्द को दबाओ मत।
हम गलती करते हैं, हम दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, काम में लग जाते हैं, दिन रात ऑफिस में बैठे रहते हैं या शराब पीने लगते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं, खुद को भूलने की कोशिश करते हैं या फिर नए रिश्ते में कूद पड़ते हैं, पुराने घाव को नए नाम से ढकने की कोशिश करते हैं। पर बेथ कैम्पटन कहती हैं ये सब काम नहीं करता। दर्द दबता नहीं, वो अंदर ही अंदर बढ़ता है। तुम जितना दबाओगे वो उतना ही गहरा होता जाएगा और फिर एक दिन वो फूटेगा और उस दिन तुम बहुत बुरी तरह टूटोगे। इसलिए दर्द को बाहर आने दो, रोने दो। रोने में कोई बुराई नहीं है। आंसू तुम्हारे कोकोरों की सफाई है। जब तुम रोते हो तो जहर बाहर निकलता है। बेथ कैम्पटन खुद के अनुभव से बताती हैं। उनकी एक बहुत करीबी दोस्त थी, मारिया। वो बचपन से साथ थीं, हर सुबह बात करती, हर शाम मिलती। फिर एक दिन मारिया की अचानक मृत्यु हो गई। बेथ टूट गई। पहले कुछ दिन तो वो बस बैठी रहीं, कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने फैसला किया, मैं मारिया को पत्र लिखूंगी। हर दिन वो मारिया के नाम एक पत्र लिखती, बताती कि उसके बिना दिन कैसा गुजरा। कभी गुस्सा लिखती कि तूने मुझे छोड़ क्यों दिया, कभी दर्द लिखती, तेरे बिना सब सूना है, कभी प्यार लिखती, तू मेरे साथ है, मुझे पता है। 3 महीने तक ये चलता रहा। 3 महीने में उसने 90 से ज्यादा पत्र लिखे। फिर एक दिन उन्होंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा अब दर्द कम हुआ है। अब वो मारिया को याद करती हैं पर रोती नहीं। अब वो उसकी याद में मुस्कुराती हैं। अब वो उसके जाने के बाद भी जीना सीख गई हैं। बेथ कहती हैं, वो पत्र मेरी किंसुगी थी। हर पत्र ने मेरी दरार में सोने का एक कण रख दिया। दूसरी बात, सही सहारा ढूंढो। टूटने पर हम अकेला रहना चाहते हैं, पर अकेलापन और गहरा कर देता है। बेथ कहती हैं, उस समय किसी से बात करो, कोई दोस्त, कोई परिवार का सदस्य, कोई काउंसलर, पर ध्यान रखो उससे सलाह मत लो, उससे समाधान मत चाहो। बस चाहो वो तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारी बात सुने, तुम्हारे आंसू पोंछे। बेथ कैम्पटन कहती हैं, एक सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे टूटे कोकोरों को ठीक करने की कोशिश नहीं करता। वो बस तुम्हारे साथ बैठता है और तुम्हें रोने देता है। कभी कभी सबसे बड़ी मदद यही होती है, कोई तुम्हारे साथ हो, बस, और कुछ नहीं। तीसरी बात, दर्द को लिखो। जैसे बेथ ने पत्र लिखे, तुम भी लिख सकते हो, अपनी डायरी में, अपने फोन के नोट्स में, कागज पर। बस जो मन में आए लिखते जाओ, कोई सही गलत नहीं। लिखने से दर्द बाहर आता है। तुम देखोगे कुछ दिनों बाद जब वही पन्ने पढ़ोगे तो रोगे, पर साथ ही देखोगे तुम कितना आगे आ गए हो। थेरेपी है, लिखना तुम्हारे कोकोरों की सफाई है। चौथी बात, प्रकृति में जाओ। बेथ कैम्पटन कहती हैं, टूटे दिल के लिए प्रकृति सबसे बड़ी दवा है। जंगल में जाओ, पेड़ों के बीच बैठो, समंदर के किनारे चलो, पहाड़ पर चढ़ो। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, वो अपनी रफ्तार से चलती है। वो तुम्हारा दर्द नहीं समझेगी, पर वो तुम्हें वो शांति देगी जो कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि प्रकृति का कोकोरो तुम्हारे कोकोरो से जुड़ जाता है। बेथ कैम्पटन एक और कहानी सुनाती है। एक युवक था, ताकेशी। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वो बहुत टूटा था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया, नौकरी छूट गई, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, वो अकेला था। एक दिन वो एक मंदिर के बगीचे में बैठा था, नशे में था। उसके सामने एक बूढ़ा भिक्षु आकर बैठ गया। कुछ नहीं बोला, बस बैठा रहा। ताकेशी ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिक्षु ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ हूं। ताकेशी फिर से पूछा, तुम मुझे सलाह क्यों नहीं देते? भिक्षु मुस्कुराया, सलाह से दर्द नहीं जाता, पर किसी का साथ रहता है। मैं बस तुम्हारे साथ हूं। ताकेशी रोने लगा। भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप बैठा रहा। कई दिनों तक रोज ऐसे ही बैठते। धीरे धीरे ताकेशी शांत हुआ। उसने शराब छोड़ी। उसने एक छोटा सा पौधा लगाया, उसे पानी देता, पौधा बढ़ा तो ताकेशी भी बढ़ा। आज वो उसी मंदिर में रहता है, एक साधारण कर्मचारी, पर उसका कोकोरो शांत है। जब कोई पूछता है कि तुम कैसे ठीक हुए, तो वो कहता है, कोई मेरे साथ आकर बैठ गया था, बस इतना ही। दोस्तों, टूटे दिल को ठीक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। समय लगता है, दर्द झेलना पड़ता है, पर धीरे धीरे अपने कोकोरो के सहारे तुम उठोगे, तुम फिर से मुस्कुराओगे, तुम फिर से प्यार करोगे। पर इस बार तुम पहले से ज्यादा समझदार होगे, ज्यादा गहरे होगे, क्योंकि तुमने टूटना सीख लिया है, और जो टूटना सीख जाता है वो कभी पूरी तरह नहीं टूटता। चैप्टर 17, संकट में कोकोरो। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कोकोरो की जरूरत तब है जब सब ठीक है, जब जिंदगी स्मूथ चल रही हो, जब कोई टेंशन ना हो, जब दिन खुशनुमा हो।
पर बेथ केम्पटन कहती हैं, असलियत ये है कि कोकोरो सबसे ज्यादा काम तब आता है जब सब गलत हो रहा हो। जब तूफान आता है तभी तुम्हें अपने अंदर की जड़ पकड़नी आती है। जब चारों तरफ अंधेरा हो तभी तुम्हें अपने भीतर का दिया जलाना आता है। संकट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, संकट तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें तुमसे मिलाता है। बेथ केम्पटन इस अध्याय में 2011 के जापान के भीषण भूकंप और सुनामी की कहानी लिखती हैं। 11 मार्च 2011, उस दिन जापान की धरती हिल गई। इतिहास के सबसे बड़े भूकंपों में से एक, 9.0 तीव्रता। फिर आई सुनामी, 40 मीटर ऊंची लहरें, हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए, पूरे शहर मिट गए, परमाणु रिएक्टर फट गए, हर तरफ तबाही, हर तरफ मौत, हर तरफ चीखें। बेथ केम्पटन उन दिनों जापान में ही थी। वो टोक्यो में थी। भूकंप का झटका महसूस किया, सुनामी की खबर देखी, और फिर क्या हुआ? पूरा देश ठहर गया। ट्रेनें रुक गईं, सड़कें बंद हो गईं, लोग सड़कों पर खड़े थे, इधर उधर भाग रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर बेथ ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा लोग दुकानों के सामने लाइन में लगे थे। कोई धक्का नहीं, कोई चीखा नहीं, कोई लूटपाट नहीं, बस हर कोई शांति से लाइन में खड़ा था, पानी के लिए, खाने के लिए। बेथ हैरान थी। उन्होंने एक बूढ़े आदमी से पूछा, आप डरे नहीं हैं? उस आदमी ने कहा, बहुत डरे हैं, पर अब डरने से क्या होगा? हम अपने कोकोरो को थामे हुए हैं, वही हमें बचाएगा। बेथ केम्पटन ने उन दिनों देखा कि जापानी लोग कैसे उस तबाही से उभरे। उन्होंने देखा एक दूसरे के लिए खाना बनाते लोग, बच्चों को संभालती महिलाएं, टूटे घरों को जोड़ते पुरुष। किसी ने हार नहीं मानी, किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बुजुर्ग महिला ने बेथ को कहा, हमने सब कुछ खो दिया, घर गया, पैसा गया, गहने गए, पर हमारा कोकोरो अभी भी यहां है, और जब तक कोकोरो है हम फिर से बना लेंगे। बेथ कहती हैं, संकट में कोकोरो तुम्हारा लंगर होता है। तुम भले ही हिल रहे हो, पर वो तुम्हें डूबने नहीं देता। तुम भले ही बिखर रहे हो, पर वो तुम्हें पूरा रखता है। इसलिए उससे जुड़े रहो, उससे बात करो, उससे पूछो, अब क्या करूं? और वो जवाब देगा, धीरे से, शांति से, पर जवाब देगा। हमारी जिंदगी में भी संकट आते हैं, शायद परमाणु बम जैसा नहीं, पर बड़े संकट। नौकरी जाती है, बीमारी आती है, परिवार में कलह होती है, कोई अपना चला जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। उस समय हम घबरा जाते हैं, हमारा दिमाग बंद हो जाता है, हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। पर बेथ केम्पटन कहती हैं, उलझने से पहले रुको, सांस लो, अपनी छाती पर हाथ रखो और अपने कोकोरो से पूछो, ये संकट मुझे क्या सिखा रहा है? हर संकट एक शिक्षक है, हर मुश्किल एक सबक है। तुम्हें कोई ना कोई सीख मिलेगी, और वो सीख तुम्हें बदल देगी। बेथ केम्पटन 3 सवाल बताती हैं संकट के समय अपने कोकोरो से पूछने के लिए। पहला सवाल, मेरे पास अभी क्या है? संकट में हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमने खोया, पर उस पर भी ध्यान दो जो तुम्हारे पास अब भी है। सांस, शरीर, 1 या 2 लोग, उम्मीद की एक किरण, वो भी बहुत है। दूसरा सवाल, मैं अभी क्या कर सकता हूं? बड़ी चीजें मत सोचो, छोटी चीजें करो। आज एक कदम, कल दूसरा, धीरे धीरे रास्ता बन जाएगा। तीसरा सवाल, ये संकट मुझे क्या सिखा रहा है? हर दर्द में एक सीख छुपी है, उसे ढूंढो, वो सीख तुम्हारी ताकत बनेगी। बेथ केम्पटन एक और कहानी सुनाती हैं। एक आदमी था, शोइची। उसकी फैक्ट्री जल गई, सब कुछ खत्म हो गया, मशीनें, माल, बचत, वो टूट गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया। पत्नी ने कहा, तेरे हाथ हैं कि नहीं? शोइची ने कहा, हैं तो। पत्नी, तेरा दिमाग है? शोइची, है। पत्नी, तेरा कोकोरो है? शोइची चुप हो गया, फिर बोला, है। पत्नी, तो फिर कुछ नहीं खत्म हुआ। उस दिन से शोइची ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। अपने हाथों से लकड़ी के खिलौने बनाए, बेचे। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा। 10 साल बाद उसकी कंपनी पहले से बड़ी की। अपने भाषण में उसने कहा, आग ने मेरी फैक्ट्री जला दी, पर मेरा कोकोरो नहीं जला, और कोकोरो ही असली फैक्ट्री है। दोस्तों, तुम कभी सोचते होगे, मैं इतना छोटा हूं, संकट इतना बड़ा, मैं क्या कर सकता हूं? बेथ केम्पटन कहती हैं, तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारा कोकोरो बहुत बड़ा है। उसे जगाओ, उससे पूछो, उसकी सुनो और उसके सहारे चलो। तुम बच जाओगे, तुम उठोगे, तुम मजबूत बनोगे। जापानी कहावत है, नान कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरो, 8 बार उठो। गिरना तय है,
उठना तुम्हारे हाथ में है और उठने की ताकत देता है तुम्हारा कोकोरो। तो जब अगला तूफान आए तो घबराना मत, अपने कोकोरो से पूछो, उसकी सुनो और उसके सहारे चलो। तुम बच जाओगे, तुम फिर से बन जाओगे, और इस बार पहले से बेहतर। चैप्टर 18 बुजुर्गों का ज्ञान, जिया हुआ कोकोरो। दोस्तों, इस दौड़ भरी दुनिया में हम बुजुर्गों को भूल गए हैं। हम उन्हें ओल्ड फैशन कहते हैं। हम सोचते हैं उनकी बातें पुरानी हैं, उनके तरीके अब काम नहीं करते। हम उनसे दूर भागते हैं। हम उन्हें ओल्ड एज होम में रख देते हैं या अपने घर में एक कमरे में कैद कर देते हैं। पर बेथ कैम्पटन कहती हैं, बड़ों के पास वो चीज़ है जो किसी किताब में नहीं, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं। उनके पास है उनका जिया हुआ कोकोरो। सालों के अनुभव, सालों के दर्द, सालों की हंसी, सालों की सीख, ये सब उनके कोकोरो में जमा है। और अगर तुम चुप होकर उनके पास बैठो तो वो कोकोरो तुमसे बात करेगा। बेथ कैम्पटन जापान के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला से मिली। उसका नाम था सचिको। उम्र 95 साल। वो अकेली रहती थी। उसका पति बहुत पहले मर चुका था। बच्चे शहरों में थे। उसके पास कुछ नहीं था, एक छोटी झोपड़ी, एक छोटा सा बगीचा, एक बिल्ली, पर उसके पास वो सब कुछ था जो असल में मायने रखता है, एक शांत कोकोरो। बेथ ने उससे पूछा, दादी, आप इतनी शांत कैसे हैं? आपके पास तो कुछ नहीं है। सचिको मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर तुम शांत नहीं हो। मेरे पास कुछ नहीं है पर मैं शांत हूं। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ पा लिया, बल्कि इसलिए कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जो चला गया उसे जाने दिया, जो बचा उसका धन्यवाद किया। यही सीख है, और यही सीख मैं 95 साल में सीखी हूं। बेथ ने उससे पूछा, आपने ये कैसे सीखा? सचिको ने कहा, धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा। जब मैं जवान थी तो मैं भी तुम्हारी तरह थी, भागती थी, चिंता करती थी, दूसरों से तुलना करती थी। पर धीरे धीरे मैंने देखा, दौड़ने से कहीं नहीं पहुंचती, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, तुलना करने से दुख ही मिलता है। इसलिए मैंने रुकना सीखा, मैंने अपने कोकोरो को सुनना सीखा, और अब मैं यहां हूं। बेथ ने पूछा, कोकोरो का राज क्या है? सचिको ने कहा, कोई राज नहीं है, बस सुनना आना चाहिए। अपने को सुनना, दूसरे को सुनना, चुप्पी को सुनना। हम जवानी में बहुत बोलते हैं पर बुढ़ापे में सुनना सीखते हैं। मैं अब ज्यादा बोलती नहीं, पर जब बोलती हूं तो सब सुनते हैं, क्योंकि मैंने सच बोलना सीखा है। और सच ये है, बहुत सारी चीजें जिनके लिए तुम दौड़ रहे हो वो मायने नहीं रखती। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तुम्हारा कोकोरो कितना शांत है। बेथ ने पूछा, सच क्या है दादी? सचिको ने आंखें बंद की, फिर खोली, धीरे से बोली, सच ये है कि हम सब एक हैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा कोकोरो खुल जाएगा, और तब तुम्हें पता चलेगा तुम कभी अकेले नहीं थे, बस तुमने देखा नहीं। बेथ उस जवाब से हैरान रह गईं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, उस 95 साल की बूढ़ी औरत के पास दुनिया की सारी डिग्रियां नहीं थीं। उसने कोई MBA नहीं किया था, कोई PhD नहीं थी, पर उसके पास वो था जो किसी डिग्री से नहीं मिलता, एक जिया हुआ कोकोरो। बेथ कैम्पटन हमें याद दिलाती हैं, हम अपने बुजुर्गों को भूल रहे हैं। हम उनसे सीखना बंद कर दिया है। हम सोचते हैं उनके पास नई जानकारी नहीं है, पर असली ज्ञान जानकारी नहीं है, असली ज्ञान है समझ, और समझ सालों में आती है, सिर्फ किताबों से नहीं। तो अगर तुम सच में अपना कोकोरो खोलना चाहते हो तो आज ही अपने किसी बुजुर्ग से बात करो, दादी से, नानी से, पिता से, माँ से, किसी बुजुर्ग पड़ोसी से। उनके पास बैठो, उनसे पूछो, आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या मिली? उनकी आंखें देखो, उनकी आवाज़ में झुर्रियाँ सुनो। तुम्हें वो मिलेगा जो किसी इंस्टाग्राम रील में नहीं, किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं। तुम्हें मिलेगा सच्चाई, शांति और एक ऐसा प्यार जो बिना शर्त है, और तुम्हारा कोकोरो खुल जाएगा। क्योंकि कोकोरो सिर्फ एक चीज़ से खुलता है, बुजुर्गों के प्यार से। एक जापानी कहावत है, कोकोरो वो है जो दादी की कहानियों में बचता है। इसलिए उन कहानियों को मरने मत दो, उन्हें सुनो, उन्हें जियो और आगे बढ़ाओ। चैप्टर 19 कोकोरो के साथ जीना, तुम्हारी कहानी। दोस्तों, हम आ गए हैं इस यात्रा के आखिरी अध्याय में। 18 अध्यायों में हमने समझा कोकोरो क्या है, उसे कैसे सुनना है, उसे कैसे जीना है। हमने खामोशी की ताकत देखी, जापानी हृदय को समझा, भीतर सुनना सीखा,
ठहरने की कला जानी। हमने शोर छोड़ा, प्रकृति में कोकोरो पाया, अनित्यता की सुंदरता देखी, भावनाओं को बदला, रिश्तों में कोकोरो को उतारा। हमने अपनी दिशा पहचानी, दिल की हिम्मत दिखाई, कृतज्ञता सीखी, वाबी साबी से कोकोरो का जुड़ाव समझा। हमने रोज के अनुष्ठान सीखे, टूटे दिल को ठीक किया, संकट में कोकोरो को थामा, बुजुर्गों से ज्ञान लिया। पर सबसे बड़ा सवाल, अब क्या? ये किताब खत्म हो गई, पर तुम्हारी यात्रा तो अभी शुरू हुई है। बेथ कैम्पटन इस आखिरी अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कहती हैं। कोकोरो कोई गंतव्य नहीं है, ये एक रास्ता है। तुम आज पहुंच गए ऐसा नहीं है। तुम हर दिन थोड़ा और सीखोगे, थोड़ा और गहरे उतरोगे, थोड़ा और शांत हो जाओगे। कभी भूलोगे, कभी उलझोगे, कभी शोर में खो जाओगे, पर लौट आओगे, क्योंकि कोकोरो तुम्हारा घर है और घर की याद हमेशा रहती है। रास्ता कितना भी लंबा हो, अंधेरा कितना भी हो, तुम्हें घर का रास्ता याद आ ही जाता है। तो आज से ये छोटे छोटे काम करो जो हमने पूरी किताब में सीखे हैं। सुबह की 3 सांसें। सुबह उठते ही आंखें खोलने से पहले 3 गहरी सांस लो। पहली सांस के साथ कहो, मैं आज जी रहा हूं। दूसरी सांस के साथ, मैं शांत हूं। तीसरी सांस, मेरा कोकोरो जाग रहा है। 1 कप चाय ध्यान से। दिन में 1 बार चाय बनाओ, बिना फोन के। पानी को गर्म होते देखो, पत्ती को घुलते देखो, कप को दोनों हाथों में लो, उसकी गर्मी महसूस करो। पहली घूंट बिना सोचे समझे मत पी जाओ, रुको, सूंघो, चखो। ये चाय नहीं, ये ध्यान है। 5 मिनट खामोशी। दिन में किसी भी समय 5 मिनट रुको, बैठ जाओ, आंखें बंद करो। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई किताब नहीं, बस तुम और तुम्हारा शून्य। विचार आएंगे, भागेंगे, उनको जाने दो, चिपको मत। ये 5 मिनट तुम्हारे कोकोरो को सांस देते हैं। प्रकृति से जुड़ो। हर हफ्ते थोड़ा समय प्रकृति में बिताओ। जंगल में, पार्क में, समंदर के किनारे, पहाड़ पर। पेड़ों के बीच चलो, पत्तों की सरसराहट सुनो, हवा को महसूस करो। प्रकृति तुम्हारा कोकोरो खोल देगी। शाम को धन्यवाद। सोने से पहले दिन की 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं, एक छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे आज सूरज निकला, आज एक दोस्त ने फोन किया, आज मैंने खुद खाना बनाया। ये 3 लाइनें तुम्हारे कोकोरो को हल्का कर देंगी। बेथ कैम्पटन कहती हैं, ये अनुष्ठान कोई टाइम पास नहीं है, ये तुम्हारे कोकोरो का खाना है। जैसे तुम भूखे रहोगे तो शरीर कमजोर होगा, वैसे अगर कोकोरो को रोज खुराक नहीं मिलेगी तो वो सो जाएगा। फिर तुम बिना कोकोरो के जियोगे और तब तुम सिर्फ जीवित रहोगे, जी नहीं पाओगे। बेथ कैम्पटन एक आखिरी कहानी सुनाती हैं। एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था हाना। वो रोज अपनी दादी से पूछती, दादी कोकोरो कैसा होता है? दादी हर बार कुछ ना कुछ कहती, आकाश जैसा, समंदर जैसा, हवा जैसा। हाना को समझ नहीं आता, वो परेशान हो जाती। एक दिन दादी बीमार पड़ गईं, अस्पताल में थीं। हाना उनसे मिलने गई। दादी की आंखें बंद थीं, पर होठों पर मुस्कान थी। हाना ने दादी का हाथ पकड़ा, बहुत देर तक पकड़े रही। फिर उसने धीरे से दादी का हाथ अपनी छाती पर रखा। उसे गर्माहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई बात कर रहा है, बिना शब्दों के। तब हाना को समझ आया, कोकोरो यहाँ है, यहाँ मेरे अंदर है, और यहीं तुम्हारे अंदर भी है, और सबके अंदर है। बस हमें उसे महसूस करना है। बेथ कैम्पटन किताब के आखिर में लिखती हैं, तुम्हारा कोकोरो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देता, वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। भले ही पूरी दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, वो नहीं मोड़ता। बस तुम उसे अनदेखा करते हो, बस तुम उसकी आवाज को शोर में खो देते हो। आज से उसे सुनो, उस पर भरोसा करो, उसके साथ चलो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी से आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर तुम्हारे कोकोरो की कहानी अभी शुरू हो रही है। अब कागज उठाओ, कलम उठाओ, या बस बैठो और अपने कोकोरो से पूछो कि तू कैसा है। उसकी आवाज सुनो, वो तुम्हें बताएगा कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे जीना है, क्योंकि वो तुम हो और तुमसे बढ़कर कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं है। धन्यवाद। स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी यात्राएं आनी हैं, और भी कहानियां आएंगी। तब तक अपने कोकोरो का ख्याल रखना, वही सबसे कीमती है।